नमस्कार। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम सिर्फ आपके लिए। टॉप हेडलाइंस के बाद करेंगे कुछ चुनिंदा खबरों का गहराई से विश्लेषण। लेकिन उससे पहले कमेंट में बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कांग्रेस के एक ट्वीट से नया विवाद खड़ा हो गया है। केरल कांग्रेस ने एक ग्राफिक में जीएसटी दरों का जिक्र करते हुए बी से बीडी और बी से बिहार लिखा, जिस पर सियासी बवाल मच गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में सिगरेट और सिगार पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र पर हमला बोला, लेकिन बिहार को खींचने से पार्टी को विरोध और आलोचना झेलनी पड़ रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार बंद को पूरी तरह विफल बताते हुए भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने बंद सफल दिखाने के लिए गुंडागर्दी की और भाड़े पर लोग बुलाए। तेजस्वी का कहना है कि जनता भाजपा की इस राजनीति को समझ चुकी है और आने वाले चुनावों में इसे जवाब भी देगी। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मुंबई में फिर से खतरे की आहट है। पुलिस को जानकारी मिली है कि लश्कर-ए-जिहादी नाम का संगठन शहर में 34 मानव बम लगाने की धमकी दे रहा है। इसके बाद पूरी मुंबई को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियां हर जगह जांच और निगरानी बढ़ा रही हैं। याद दिला दें कि वर्ष 1993 में मुंबई में हुए धमाकों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिससे अब भी शहर की यादें दहशत से जुड़ी रहती हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बेदखली अभियान के नाम पर हर मुसलमान को बांग्लादेशी बताना गलत है। मदनी ने चिंता जताई कि आज की राजनीतिक भाषा समाज को बांट रही है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर प्रधानमंत्री भी ध्यान देते हों, इसलिए सभी नेताओं को संयम बरतना चाहिए और जनता के वास्तविक मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। असम सरकार ने हाई कोर्ट में बयान दिया है कि आदिवासी जिले में 3000 बीघा जमीन एक निजी कंपनी को देने से विकास के रास्ते खुले हैं। सरकार ने कहा कि इस निवेश से 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इलाके में हिंसा और विद्रोह की घटनाएं काफी हद तक कम हो गई हैं। कोर्ट में सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जिस जगह पहले बंदूकें गरजती थीं, वहां अब उद्योग और विकास की आवाज सुनाई देने लगी। मुंबई पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए एक्ट्रेस को वेश्यावृत्ति गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को नकली ग्राहक बनाकर भेजे गए लोगों से पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस दौरान टीवी धारावाहिकों और बांग्ला सिनेमा में काम करने वाली 2 महिलाओं को भी बचाया गया। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह महिलाओं को जबरन देह व्यापार में धकेलता था और अब इसके नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अल्पसंख्यक समुदायों पर नया राजनीतिक दांव खेला है। उन्होंने पहली बार एक ऐसा सर्वे कराने का फैसला किया है जिसमें अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव का पता लगाया जाएगा। इस पहल को अल्पसंख्यक महिलाओं को रिझाने की सियासी कोशिश माना जा रहा है। इससे पहले सिद्धारमैया सरकार मुस्लिमों को 4% आरक्षण का बिल पारित कर चुकी है। अब इस कदम को लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने नई हेल्थ पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य के करीब 5 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज का फायदा मिलेगा। योजना के अंतर्गत 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलेगा। खास बात यह है कि अस्पताल में भर्ती होने के 6 घंटे के भीतर इलाज की मंजूरी मिल जाएगी। मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए एनटीआर ट्रस्ट के तहत एक कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा, जिससे योजनाओं की पारदर्शिता बनी रहे। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने हाल ही में ब्राह्मण समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने उन्हें मुनाफाखोरी करने वाला बताया। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नवारो के बयान पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं और भारत उन्हें पूरी तरह अस्वीकार करता है। उन्होंने यह भी दोहराया कि यह मुद्दा पहले भी उठ चुका है और इस तरह की टिप्पणी किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार इन दिनों विवादों में घिर गए हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे महिला आईपीएस अधिकारी से फोन पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस बातचीत में वे नंबर मांगते हैं और वीडियो कॉल करने की भी बात करते हैं। विपक्ष ने इसे धमकी और दबाव डालने की कोशिश बताया है। मामला तूल पकड़ने के बाद अजित पवार को चुप्पी तोड़नी पड़ी और उन्होंने सफाई देते हुए खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया। कांग्रेस एक ट्वीट विवाद में बुरी तरह फंस गई है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था बी से बीडी और बी से बिहार। इस ट्वीट पर लोगों ने तीखी आपत्ति जताई और इसे बिहार का अपमान बताया। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ी और ट्वीट डिलीट कर दिया गया। हालांकि बाद में पार्टी ने एक नया ट्वीट कर सफाई दी, लेकिन तब तक मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और विपक्ष को हमला बोलने का मौका मिल गया। एनडीए के सहयोगी और रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि गंगा किनारे नाचने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। कुशवाहा ने उन्हें अपनी राजनीतिक छवि संभालने की सलाह भी दी। दरअसल हाल ही में मरीन ड्राइव पर तेजस्वी का युवाओं के साथ डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद विपक्षी खेमे ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है।
बिहार की राजनीति में बड़ा झटका देते हुए जेडीयू के दो वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। पूर्व सांसद और कई बार विधायक रहे दसई चौधरी तथा जदयू प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भुवन पटेल ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का दामन थाम लिया। दोनों नेताओं ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अब खुद सरकार नहीं चला रहे हैं और पार्टी का हाल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर जीएसटी को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वही कांग्रेस जिसने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था, अब इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। सीतारमण ने याद दिलाया कि इंदिरा गांधी की सरकार के समय 100 रुपए की कमाई पर 91 रुपए टैक्स वसूला जाता था। उन्होंने कहा कि राज्यों को बार बार समझाना पड़ा, तब जाकर इतना बड़ा कर सुधार संभव हुआ। उनका बयान विपक्ष पर तीखा हमला माना जा रहा है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार पर नया हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि आरक्षण की आड़ में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि योग्य उम्मीदवारों के मौजूद होने के बावजूद चयन प्रक्रिया में उन्हें नॉट फाउंड सूटेबल बताकर सीटें खाली छोड़ दी जाती हैं। कांग्रेस ने इस नए मुद्दे को एनएफएस का नाम दिया है और इसे जनता के बीच उठाने की घोषणा की है। रावी नदी में आई भीषण बाढ़ ने भारत पाकिस्तान की सीमा पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। जानकारी के अनुसार लगभग 30 किलोमीटर लंबी लोहे की बाढ़ पूरी तरह बह गई है। हालात ऐसे हैं कि कई बॉर्डर पोस्ट पर अब बीएसएफ के जवान मौजूद नहीं हैं और वही स्थिति पाकिस्तान की तरफ भी देखने को मिल रही है। सीमा पर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और दोनों देशों के प्रशासन के सामने अब बड़ा चुनौतीपूर्ण हालात पैदा हो गए हैं। बिहार की राजनीति में कांग्रेस के विवादित पोस्ट पर बवाल बढ़ गया है। बीडी और बिहार को जोड़ने वाले इस पोस्ट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने ट्वीट देखा नहीं है, लेकिन यह भी साफ किया कि बिहार के स्वाभिमान से खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस की सीधी आलोचना तो नहीं की, लेकिन अपने बयान से साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर वह बैकफुट पर नहीं आएंगे। कांग्रेस के बीडी पोस्ट को लेकर अब जेडीयू और बीजेपी दोनों हमलावर हो गए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज ने कहा कि अब गेंद तेजस्वी यादव के पाले में है और उन्हें साफ करना चाहिए कि वह कांग्रेस के साथ खड़े हैं या बिहार के सम्मान के पक्ष में। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस पर गुस्सा जाहिर किया है और इस ट्वीट को बिहार वासियों का अपमान बताया है। दिल्ली पुलिस ने एक निजी एयरलाइन के पायलट को गिरफ्तार किया है, जो महिलाओं के गुप्त वीडियो बनाने के मामले में पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अविवाहित है और उसने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह गुप्त कैमरे का इस्तेमाल करके महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाया करता था। मामले का खुलासा होने के बाद पीड़ित महिलाओं की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में अब और मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मुंबई पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की तैयारी कर ली है। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि शिल्पा और राज अक्सर विदेश यात्रा करते हैं। एलओसी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए और दोनों की उपलब्धता बनी रहे। कर्नाटक सरकार ने बड़े कदम के तहत करीब 60 मामलों को वापस ले लिया है। इनमें से 11 मामले सीधे तौर पर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थकों से जुड़े थे। इसके अलावा शिमोगा जिले के शिकारीपुरा में वर्ष 2023 में अनुसूचित जाति के लिए आंतरिक आरक्षण की घोषणा के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से जुड़े 4 मामले भी वापस ले लिए गए हैं। विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और इसे राजनीतिक लाभ से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक समय मजबूत समझी जाने वाली केमिस्ट्री अब कमजोर होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और साथ ही जुर्माने की भी घोषणा कर दी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच संवाद लगभग बंद हो गया है और ट्रंप ने तो फोन उठाना तक बंद कर दिया। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। मुजफ्फरपुर की सभा में चिराग पासवान ने अपने एमवाई समीकरण को राजद से अलग बताया। उन्होंने कहा कि उनका एम मतलब महिला और वाई मतलब युवा है, जबकि राजद का एम मुसलमान और वाई यादव पर आधारित है। चिराग ने दावा किया कि वे सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। सभा के दौरान उनके समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के नारे भी लगाए, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को बड़ा झटका दिया है। बैंक ने आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है। यह कदम बैंकिंग नियमों के तहत उठाया गया है, जिससे कंपनी के लिए नई वित्तीय मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पहले से ही कर्ज संकट से जूझ रही इस कंपनी पर अब बैंकों और जांच एजेंसियों की निगाह और भी सख्त हो जाएगी। इस फैसले के बाद अनिल अंबानी समूह पर दबाव और बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल में राजनीति का नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष और भाजपा नेता व अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आमने सामने आ गए हैं।
घोष ने कहा कि जब मिथुन चक्रवर्ती का मुकदमा अदालत में सुना जाएगा तो वे उच्च न्यायालय से सीबीआई जांच की मांग करेंगे। दोनों नेताओं के बीच केस दर्ज होने से राज्य की राजनीति और गर्मा गई है और आने वाले दिनों में यह टकराव और भी बढ़ सकता है। बीएसएफ के डीआईजी संजय यादव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने जनहित याचिका में आरोप लगाया कि जवानों को अधिकारियों के कुत्तों की देखभाल में तैनात किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि यह देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है और सैनिकों की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। मामले पर कोर्ट ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। इस मुद्दे ने सुरक्षा बलों के आंतरिक प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा। कुछ राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। आपदा प्रबंधन टीमों को भी संभावित संकट से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। जस्टिस अभय एस ओका ने चीफ जस्टिस के भांजे को हाईकोर्ट जज बनाए जाने पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अगर वे खुद ऐसी स्थिति में होते तो ऐसा निर्णय नहीं लेते। उनका मानना है कि जिस न्यायाधीश के रिश्तेदार का नाम चर्चा में हो, उसे स्वाभाविक रूप से कॉलेजियम से अलग हो जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि उम्मीदवार वास्तव में योग्य है तो क्या उसे सिर्फ रिश्तेदारी के कारण वंचित किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने रक्षा खरीद प्रक्रिया को तेज करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इमरजेंसी में खरीदे जाने वाले हथियार अब 1 साल के भीतर डिलीवर करने होंगे, वरना डील रद्द कर दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य है कि सामान्य रक्षा खरीद की प्रक्रिया को मौजूदा 5 से 6 साल से घटाकर 2 साल में पूरा किया जाए। इसके लिए फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स को भी 1 साल में खत्म करने की योजना है, जबकि फिलहाल इसमें 2 से 3 साल लगते हैं। शीना बोरा हत्याकांड में नया मोड़ आया है। इंद्राणी मुखर्जी की बेटी विधि मुखर्जी ने अदालत में अपना बयान बदल दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में हत्या के बाद इंद्राणी के सौतेले बेटे और शीना के प्रेमी राहुल मुखर्जी ने उन्हें बताया था कि शीना बोरा उसके साथ है। विधि के इस बयान ने केस में नई बहस छेड़ दी है और अब अदालत यह देख रही है कि गवाही में आए इस यू टर्न का असर आगे की सुनवाई पर क्या होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार को बड़ा राहत मिली है। मुडा मामले में जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कहा गया कि उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। रिपोर्ट में साफ किया गया कि सिद्धारमैया परिवार की ओर से किसी तरह की अनियमितता नहीं की गई। हालांकि आयोग ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिससे राजनीतिक विवाद कुछ हद तक शांत हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान को अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। गौरतलब है कि 8 अगस्त को राहुल गांधी ने बेंगलुरु से इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की थी। राहुल ने आरोप लगाया था कि पिछले साल महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई थी। अब कांग्रेस इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उछाल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उन कैडेटों के लिए राहत की बात कही है जो ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हो गए और बाद में सेवा से बाहर कर दिए गए। जस्टिस BV नागरत्ना ने सुझाव दिया कि जहां संभव हो ऐसे कैडेटों को डेस्क जॉब में समायोजित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने प्रवेश परीक्षा पास की है और वे इस काम के योग्य हैं। कोर्ट ने सरकार को मुआवजा और बीमा राशि बढ़ाने का भी आदेश दिया है। एक ताजा रिपोर्ट ने देश के मंत्रियों से जुड़े आपराधिक मामलों और संपत्ति का खुलासा किया है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि बड़ी संख्या में मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक केस दर्ज हैं। वहीं रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कैबिनेट में सबसे अमीर मंत्री कौन है। यह जानकारी आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अपराध और राजनीति का गहरा रिश्ता है, जबकि जनता पारदर्शी और ईमानदार नेतृत्व चाहती है। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि इस देश में धर्म बदल सकते हैं लेकिन जाति नहीं बदली जा सकती। हाल ही में सरकार ने घोषणा की थी कि मराठा समुदाय के सदस्य यदि अपनी कुनबी विरासत के ऐतिहासिक सबूत प्रस्तुत करें तो उन्हें कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस फैसले के बाद आंदोलनकारी जरांगे ने मुंबई के आजाद मैदान में चल रहा अपना 5 दिवसीय अनशन खत्म कर दिया। भारत और चीन अमेरिकी दबाव से बचने के लिए मिलकर नया पेमेंट सिस्टम तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों देश डॉलर पर निर्भरता घटाने की कोशिश में हैं और भविष्य में लेन देन डॉलर के बजाय वैकल्पिक प्रणालियों से किया जाएगा। इंटरव्यू में अर्थशास्त्री माज्योरी ने कहा कि भारत और चीन जैसे देशों के कदम से अमेरिका को झटका लग सकता है, साथ ही एशिया में इनका प्रभाव क्षेत्र और बढ़ जाएगा। जीएसटी परिषद ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए दरों में कटौती की है। अब जीवन और स्वास्थ्य बीमा को व्यक्तिगत स्तर पर खरीदने पर जीएसटी पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। पहले इस पर 18% कर लगता था। सरकार का कहना है कि इस फैसले से लाखों पॉलिसी धारकों को सीधा फायदा मिलेगा।
साथ ही वित्त मंत्रालय ने खास प्लान बनाया है जिससे टैक्स छूट का लाभ वास्तव में आम जनता तक पहुंचे और लोग बीमा पॉलिसी लेने के लिए प्रोत्साहित हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार के रुख को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि गेमिंग अपने आप में बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसकी लत ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है। कई लोग आर्थिक नुकसान झेलने के बाद आत्महत्या तक करने लगे थे। इसी वजह से सरकार को सख्त कानून लाने पड़े। पीएम मोदी ने कहा कि यह कदम युवाओं और समाज को बचाने के लिए जरूरी था और जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देना ही असली लक्ष्य है। कश्मीर घाटी में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों का देश से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने अहम बैठक बुलाई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा बलों और आपदा प्रबंधन टीमों को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। भारत विरोधी बयान देकर एक ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। गुनथर फेलिंगर जाहन नामक इस व्यक्ति ने खुद को नाटो विस्तार समिति का अध्यक्ष बताया और कहा कि भारत को तोड़ दिया जाना चाहिए। उनके इस जहरीले बयान की कड़ी निंदा हो रही है। विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे पागलपन करार दिया। यह बयान उस समय आया है जब भारत वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका और मजबूत उपस्थिति के साथ तेजी से उभर रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष ने बड़ा दावा किया है। विपक्षी खेमे के उम्मीदवार ने कहा है कि 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में उलटफेर देखने को मिलेगा। इस बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। विपक्ष का दावा है कि सरकार के कई असंतुष्ट सांसद गुपचुप तरीके से उनके पक्ष में वोट डाल सकते हैं। हालांकि सत्ताधारी दल ने इसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बताया है और भरोसा जताया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में उनकी ही जीत होगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका अच्छे मित्र हैं और संबंधों में इस तरह के उतार चढ़ाव सामान्य बात है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चीन की तरह जवाबी टैरिफ लगाने का कोई इरादा नहीं है। गोयल ने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है और निकट भविष्य में सकारात्मक नतीजे सामने आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया चीन यात्रा के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तीखा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि भारत तो चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन क्या चीन वन इंडिया पॉलिसी को मानता है? अगर वह भारत की एकता और अखंडता को मान्यता नहीं देता तो हमें भी उसकी नीति का समर्थन क्यों करना चाहिए? ओवैसी के इस बयान ने संसद और राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का बचाव करते हुए अदालत में दलील दी है। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत के रूसी तेल खरीदने के फैसले के कारण उठाया गया है। ट्रंप और उनके सहयोगी लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं और इसे अमेरिकी हितों के खिलाफ बता रहे हैं। अदालत में दायर दलील में ट्रंप ने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाना बेहद जरूरी था ताकि अमेरिका का आर्थिक दबाव बनाए रखा जा सके। जीएसटी सुधार को लेकर कांग्रेस पर फिर से राजनीतिक हमला तेज हुआ है। एक बयान में कहा गया कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में बच्चों की साधारण टॉफी पर भी 21% टैक्स लगा दिया था। वर्तमान सरकार का कहना है कि जीएसटी सुधार आम जनता के लिए राहत लेकर आया है और इसका फायदा सीधा लोगों तक पहुंच रहा है। सरकार ने यह भी दावा किया कि विपक्ष ने पहले हमेशा टैक्स ढांचे को जटिल बनाकर रखा था।